नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस में। तो मैं आप सभी के सामने लेकर आ चुका हूं हमारी टॉप 10 वाली क्लास। जी हां, टॉप 10 क्वेश्चन आंसर वाली क्लास, जिसमें हम नियमित रूप से रोजाना 2 बजे आते हैं और लेकर आते हैं एक सब्जेक्ट, एक विषय, जिस पे हम करवाते हैं नियमित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। आज हम चैप्टर 2 उपभोक्ता का संतुलन वाला चैप्टर इकोनॉमिक्स में लेने वाले हैं और ये इसका दूसरा वीडियो है। ठीक है ना। पहले वीडियो में हमने पहला चैप्टर कवर किया था, दूसरे वीडियो में दूसरा चैप्टर कवर किया था, यानी कवर कर रहे हैं। अब जिन विद्यार्थियों ने वीडियोस पुराने नहीं देखे हैं वे तुरंत रूप से प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर पुराना वाला वीडियो भी देख सकते हैं। हमने वहां पर पहले भी सारा सिलेबस करवा रखा है। देखिए जी, आज का मूल मंत्र लेते हैं। मूल मंत्र है महात्रय रा का। सफलता बड़ी चीजों में है। ठीक है ना। सफलता बड़ी चीजों में है, खुशी छोटी छोटी चीजों में। छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने की कोशिश कीजिए। ध्यान शून्य में है और ईश्वर हर चीज में है। और वास्तव में यही जीवन है। जब हम यह समझ लेते हैं कि हमारा हर काम हम ईश्वर के लिए कर रहे हैं, हमारे हर काम का ध्येय परमपिता परमात्मा है, तब हमारे प्रत्येक काम स्वतः ही सफल होते रहते हैं। आइए पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, उपभोक्ता से क्या आशय है? उपभोक्ता किसे कहते हैं विद्यार्थियों? उपभोक्ता कौन है? वह व्यक्ति अथवा वह संस्था जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वस्तुओं तथा सेवाओं का उपभोग करता है। ठीक है ना। वह व्यक्ति या वो संस्था जो अपनी आवश्यकताओं के लिए सेवाओं का उपभोग करती है वो उपभोक्ता है ना। कंज्यूमर कौन है? जो अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि ह्यूमन बीइंग जो है ना, उसकी नीड्स क्या है? नीड्स क्या है जी? नीड्स अनलिमिटेड है, बट हमारे पास रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज लिमिटेड है। इन्हीं अनलिमिटेड नीड्स और लिमिटेड रिसोर्सेज के बीच की जो स्टडी है वो इकोनॉमिक्स है। तो इसकी नीड्स को फुलफिल करने वाला या अपनी चीजों को खरीदने वाला कौन कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है। बाजार में उपभोक्ता को जो है भगवान की तरह देखा जाता है। ठीक है। और वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। उपयोगिता फलन क्या है? इसको किस संकेत समीकरण में लिखा जाता है? लेकिन उससे पहले आपको विद्यार्थियों पता होनी चाहिए उपयोगिता, है ना। उपयोगिता क्या चीज है? उपयोगिता किस चिड़िया का नाम है जी? उपयोगिता का मतलब होता है कि कोई चीज आपके लिए किस समय कितनी उपयोगी सिद्ध हो रही है। समझने की कोशिश कीजिए कि आपको लगी हुई है जी भूख, भयंकर भूख लगी हुई है, और आप सामने से किसी दुकान को देखते हो जहां पर खाने की कोई सामग्री मिल रही है, तो आप तुरंत रूप से वहां पर चले जाओगे, तुरंत रूप से उस भोजन को प्राप्त करने की इच्छा रखोगे, क्योंकि उस समय आपके लिए वो उपयोगी है। लेकिन कुछ खाना खाने के पश्चात अब आपको दोबारा उसकी तरफ जाना हो तो आपकी उपयोगिता उस समय उसके लिए क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उस समय हो सकता है कि आपको कुछ पीने की इच्छा है, तो और वो पीना आपके लिए खाने से ज़्यादा ज़रूरी है, तो फिर वो उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। तो उपयोगिता शब्द का मतलब यही होता है। उपयोगिता फलन क्या है ना। जब फंक्शन की बात करते हैं, उपयोगिता फलन क्या है, इसको किस संकेत समीकरण के रूप में लिखा जाता है? तो देखिए, अधिमानों की उपयोगिता अंकों के रूप में प्रस्तुत करने को उपयोगिता फलन कहते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई? टोटल यूटिलाइजेशन इज यूटिलाइजेशन ऑफ x1, x2, x3, xi, xn। यहाँ में xi यानी वस्तु की मात्रा है। ठीक है ना। कितनी भी मात्रा भाई आपको अब आपने जब भरपेट खाना खा लिया है, अब आपके लिए खाने की उपयोगिता शून्य हो चुकी है, लेकिन पानी की उपयोगिता बनी हुई है। अब आपने पानी खूब सारा पी लिया है, अब आपके लिए किसी और चीज की उपयोगिता हो सकती है। ठीक है। यह फलन या संबंध एक व्यक्ति की पसंद को दर्शाता है। तो उपयोगिता फलन क्या दिखाता है? व्यक्ति की पसंद को दर्शाता है। मैं आशा करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको समझ में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, आने की संभावना है। उपयोगिता ह्रास नियम क्या है ना। देखिए, उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार उपयोग सार्वजनिक वित्त में किया जाता है। हम जानते हैं कि धनवान के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कम और गरीब के लिए अधिक होती है। अतः अमीरों पर कर लगाकर उस राशि को गरीबों पर खर्च करने से सामाजिक कल्याण बढ़ता है। बिल्कुल सही बात है। उपयोगिता ह्रास नियम क्या है? सार्वजनिक वित्त में किया जाता है। ठीक है ना। उपयोग सार्वजनिक वित्त में किया जाता है। अब देखिए, कोई व्यक्ति जिसके अतिरिक्त, इस शब्द को समझने की कोशिश कीजिए।
अतिरिक्त, है ना। अब अतिरिक्त अगर धनवान जो है उसके लिए अतिरिक्त है कोई चीज, उसके लिए वो चीज, उसकी सीमांत उपयोगिता जो है वो अनंत है, उसकी सीमांत उपयोगिता क्या है, अनंत है। उसकी सीमांत उपयोगिता क्या है जी, अनंत चल रही। मतलब कहने का मतलब समझिए, अमीर व्यक्ति के लिए कोई चीज अगर थोड़ी महंगी हो रही है तो भी वो खरीद सकता है, तो उस पर आप टैक्स लगाइए, और वो जो बढ़ा हुआ पैसा वो दे रहा है उसका आप गरीबों में उपयोग कीजिए। ये उपयोगिता हास नियम कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रतिस्थापन की सीमांत दर को परिभाषित कीजिए। वह दर जिस पर एक उपभोक्ता वस्तु 1 के स्थान पर वस्तु 2 का प्रतिस्थापन करता है तथा उसके प्रति उदासीन रहता है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहलाती है। मान लीजिए हम बात करते हैं यहां पर चाय और दूसरी तरफ कॉफी, ठीक है। अब व्यक्ति क्या कर रहा था जी, पहले हमेशा अपने 20 रुपए की चाय लेकर आता, रोजाना जाता, 20 रुपए की चाय पिया करता था, चाय पर 20 रुपए का खर्च था। लेकिन अचानक क्या हुआ कि चाय की कीमत बढ़ गई। चाय की कीमत बढ़ गई, लेकिन अब उसको तो 20 रुपए ही खर्च सकता है। वो कहे भैया मेरी इतनी ही है कि मैं 20 रुपए खरीद सकता हूं, तो 20 रुपए अब कहां लगाना शुरू कर दिया उसने, कॉफी पर लगाना शुरू कर दिया। तो वह दर जिस पर एक उपभोक्ता एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रतिस्थापन करता है, चाय की जगह पर कॉफी पीना शुरू कर दिया और चाय के प्रति क्या हो गया जी, उदासीन हो गया, तो इसे प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहलाती है। समझ में आ गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5। उपभोक्ता की आय के कारण बजट रेखा पर होने वाले प्रभाव को चित्र से समझाइए। उपभोक्ता की आय, आय देखिए किसी भी प्रकार के बजट के लिए आय एक बहुत महत्वपूर्ण साधन होता है। बिना आय बचत का तो कोई मतलब ही नहीं है। आप जितना कमाओगे उसी में से तो खर्च करोगे, उसी से आपका बजट तय होगा। तो देखिए उपभोक्ता की आय के कारण बजट रेखा पे होने वाले प्रभाव क्या है। पहला देखिए, ये वाला देखिए, ये पहला जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें क्या है, प्रारंभिक कीमत रेखा MN। MN देखिए MN है तथा आय बढ़ने के साथ साथ बजट रेखा M1 हो गई। देखो पहली क्या है, MN थी, लेकिन आय बढ़ते क्या होगी, M1 N1 हो गई, यानी ऊपर की तरफ चली गई। आय कम होते ही क्या होगी, नीचे की तरफ आ गई। समझने की कोशिश कीजिए, अगर आय बढ़ी है तो आपने क्या किया जी, वस्तु दोनों ही ज्यादा खरीदनी शुरू करते हैं, और आय कम हो जाती है तो दोनों ही वस्तुएं कम खरीदनी शुरू कर देते हैं। तो आय जो है वो हमारी उपभोग को, हमारे बजट को प्रभावित करता है और डायरेक्टली करता है। छठा है, उपयोगिता विश्लेषण की कौन कौन सी विधियां हैं। तो उपयोगिता विश्लेषण की मुख्य 2 विधियां हैं। एक है गणनावाचक विश्लेषण जिसको हम कार्डिनल एनालिसिस कहते हैं, और एक है क्रमवाचक विश्लेषण जिसको हम ऑर्डिनल एनालिसिस कहते हैं। आइए, उपयोगिता विश्लेषण की कितनी विधियां है, वापस देखिए। क्वेश्चन एक ही है नहीं, बस इसके अंदर आपको पूरा डिस्क्राइब करा है मैंने इसमें। तो ये 7वां प्रश्न जिसमें हम डिस्क्रिप्शन ले रहे हैं पूरा इसका। देखिए विद्यार्थियों, गणनावाचक क्या होती है, कार्डिनल एनालिसिस। इस विधि में यह माना जाता है कि उपयोगिता को मापा जा सकता है। यह मानता है कि उपयोगिता को आप मापा जा सकता है। एक उपभोक्ता वस्तु से उपयोगिता को अंकों में व्यक्त कर सकता है। जैसे निश्चल को 2 आम खाने से 10 यूटिल उपयोगिता प्राप्त हुई। ऑर्डिनल इसमें अनुसार इकाइयों में मापा नहीं जा सकता, इसको अधिक से अधिक क्रम रूप दिया जा सकता है, या उच्च या निम्न आधार पर इसकी तुलना की जा सकती है। ये होता है, ये 2 प्रकार के हो गए। गणनावाचक तो कहता है भैया 2 आम खाया 10 यूटिल पूरा हो गया, है ना। मेरी यूटिल जो है यानी उपयोगिता कितनी थी, उपयोगिता मेरी 20 थी, 2 आम खाने से 10 पूरी हो गई, अब 2 सेब खा लूंगा 20 यूटिल पूरी हो जाएगी। तो अलग अलग व्यक्ति इस तरह, तो गणनावाचक हो गया। लेकिन ऑर्डिनल क्या होता है, ऑर्डिनल होता है कि अभी बुक ज्यादा है, अभी कम है ना, इस तरीके से ऑर्डिनल, ऑर्डर के हिसाब से। आगे चलते हैं। उपयोगिता एवं संतुष्टि के संबंध स्पष्ट कीजिए। देखिए उपयोगिता और संतुष्टि में क्या संबंध है। एक उपयोगिता को उपभोग करने से पूर्व किसी भी वस्तु की उपयोगिता हो सकती है। एक उपयोगिता को उपभोग करने से पूर्व किसी भी वस्तु की उपयोगिता हो सकती है, किंतु संतुष्टि तो वस्तु के उपभोग करने पर ही प्राप्त होती है। जैसे आप बाजार में गए और आपने देख लिया अच्छा सा एक भैया क्या आया हुआ है जी, एक अच्छी सी वॉशिंग मशीन आई हुई है। आपको लग रहा है कि ये ऑटोमेटिक वाली वॉशिंग मशीन मेरे पास नहीं है, इसकी उपयोगिता आपके लिए बहुत ज्यादा है, लेकिन
वो अभी आपके लिए उपयोगिता है, परंतु जब आप उसका उपयोग कर लेंगे, उसका उपभोग कर लेंगे, तो वही उपयोगिता आपके लिए किसमें रूपांतरित हो जाएगी? संतुष्टि में रूपांतरित हो जाएगी। उपयोगिता को आशातीत और संतुष्टि को प्राप्त उपयोगिता कहा जाता है। उपयोगिता आशातीत यानी कि आशा होती है कि मैं मेरे पास ये ऑटोमेटिक वाली वॉशिंग मशीन आएगी, मैं इधर से कपड़े डालूंगी, उधर से उस्तरी हुए कपड़े निकलेंगे, है ना। अब लोग मन ही मन में हम अपने आप ही कल्पना कर रहे हैं। यानी उपयोगिता क्या होती है विद्यार्थियों? उपयोगिता आशातीत होती है, यानी आशाएं जगाती है, लेकिन संतुष्टि हमारी जो उपयोग की हुई उपयोगिता होती है उसे कहा जाता है। उपयोगिता को यूटिल द्वारा मापा जा सकता है, किंतु संतुष्टि अमापनीय होती है। उपयोगिता विश्लेषण ये दोनों शब्द पर्यायवाची माने गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कुल उपयोगिता की कौन कौन सी अवस्था होती है? कुल उपयोगिता की निम्नलिखित 3 अवस्थाएं होती है विद्यार्थियों। देखिए, पहली अवस्था, प्रथम अवस्था जो है, इस स्थिति में उपवस्तु की इकाइयों के उपयोग के साथ साथ कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है। ठीक है ना। अब आप इसको थोड़ा सा यहाँ पर जूम करके समझाना पड़ेगा। देखिए, हाँ, यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, वस्तु की इकाई 1 है, आपकी सीमांत उपयोगिता 12, कुल उपयोगिता 12। अब वस्तु की इकाई 2 हो गई, अब आपकी सीमांत उपयोगिता थोड़ी कम हो गई, ठीक है, लेकिन कुल उपयोगिता बढ़ गई, 22 हो गया। 3 हो गई, 8 हो गई, उपयोगिता बढ़ गई। 4 हो गई, उपयोगिता बढ़ गई। 5 हो गई, उपयोगिता बढ़ गई। लेकिन ये एक जगह पर आती होती उपयोगिता समाप्त होने लगेगी। आपकी बढ़ती हुई उपयोगिता हमारी कम होती जाएगी। वस्तुएं बढ़ती जाएगी ना, हमारी उपयोगिता धीरे धीरे अब कम होनी शुरू होगी। क्यों? अब एक जगह में संतुष्टि, पूर्ण संतुष्टि बिंदु 42 से वापस 42 आ गया। देखो, पूर्ण संतुष्टि बिंदु, संतुष्टि मिल गई ना। आप देखो, एक व्यक्ति है जी, भूख लगी है, भयंकर भूख लगी है जी, यही लियो, यही लियो, यही लियो, यही लियो, लेकिन एक बार पेट भरने के बाद में अब भैया नहीं खाया जाएगा, अब पूर्ण संतुष्टि आ गई है। लेकिन अब कोई और लाके देगा तो क्या होगा? अब उसको आप फेंकते जाओगे, अब आप उसको नहीं लेना चाहोगे, तो अब आप क्या हो रही है? उपयोगिता उसके लिए कम होती जा रही है। जैसे लोग शादी और में जाते हैं ना, स्टार्टिंग के अंदर टूट पड़ो, है ना, इधर से कोई गुलाब जामुन खा रहा है, इधर से कोई चीज खा रहा है, इधर से कोई कतलिया खा रहा है, यानी वो व्यक्ति क्या कर रहे हैं? उस पर टूट पड़ रहे हैं, यानी उनको उसके लिए उस समय उसकी उपयोगिता बहुत ज्यादा है। लेकिन एक बार पेट भरने के बाद में अब कोई आ रहा है कि अरे भाई जी मिल गए, लो जी, एक भाई जी को कवा खिलाओ, एक और खिलाओ, भाई जी बस। यानी कहने का मतलब आपकी उपयोगिता कम हो जाएगी, क्योंकि आपको संतुष्टि प्राप्त हो चुकी है। तो 3 प्रकार की अवस्थाएं होती है इसके अंदर। पहली अवस्था जिसके अंतर्गत उपयोगिता बढ़ती है, दूसरी अवस्था जिसके अंदर हमें संतुष्टि बिंदु प्राप्त हो जाता है, पूर्ण संतुष्टि आ जाती है, उस समय हमारी उपयोगिता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और तीसरा मुख्य बिंदु है जहां हमारी उपयोगिता कम होती जाती है। बात है उपभोक्ता संतुलन का क्या अर्थ है, हम आगे भी बात करेंगे इसकी, क्या होता है उपभोक्ता संतुलन। उपभोक्ता के संतुलन की पूर्ति बताइए। देखिए, उपभोक्ता संतुलन, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या है? वह स्थिति जिसमें उपभोक्ता अपने दिए साधनों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है, उपभोक्ता संतुलन कहलाता है। उपभोक्ता संतुलन की पूर्ति कैसे है? निम्न प्रकार है। एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन क्या होता है? ये देखिए, सूत्र याद कर लेंगे आप, MU बराबर X बराबर PX, और अधिक वस्तुएं, 2 से ज्यादा वस्तुएं हैं तो MUX अपॉन PX, MUY अपॉन PY, और ऐसे करते करते आगे से आगे बढ़ता जाएगा। तो ये फॉर्मूला, ये सूत्र आपको याद रखना है, क्योंकि सीधा सीधा पूछा जाता है। तो विद्यार्थियों, ये थी हमारी आज की क्लास। हमने 10 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे, और ये इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर के इन प्रश्नों को करने के बाद आप इस चैप्टर में पूरे पारंगत हो जाएंगे, बहुत सारी चीजों का आप समझ जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते रहिए, सीखते रहिए, और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वे भी हमारी टॉप 10 वाली क्लास से लाभान्वित हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।